Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel English Content Hub. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon for notification and don't forget to share with your friends. तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा एसएससी CHSL एग्ज़ाम 2023 के टायर 1 के बारे में। इसकी मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, जिस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो मैं करा चुका हूं। तो आप इसमें देख भी सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस तरह से जो है मैंने पूरा सॉल्यूशन कराया है। अगर आपने ये मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको प्लीज़ जा करके देख लीजिए। तो आज मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखिए, इसमें लिखा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक, तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें एक वर्ड है जिसको यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। तो आपको क्या करना है, इसका मीनिंग बताना है और इसका मीनिंग है इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक। ठीक है, तो देखिए मैं इसको पढ़ता हूँ। व्हेन आई वाज इन क्लास 5, जब मैं क्लास 5 में था, आई वॉन द फर्स्ट प्राइज इन एक्सटेम्पोर एट माई स्कूल। तो इसमें कहा कि मैं जब 5वीं क्लास में था, मैंने एक प्राइज जीता था इन एक्सटेम्पोर एट माई स्कूल। तो एक्सटेम्पोर में मैंने अपने स्कूल में एक प्राइज जीता था। तो अब आपको बताना है कि एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए हम क्या करते हैं, इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है ना, ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रियर प्रिपरेशन और रिहर्सल। ठीक है, एक ऐसी स्पीच जिसको जो है हमने पहले कभी कोई प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेम्पोर कहेंगे। ठीक, तो यही इसका आंसर है। या फिर दूसरा ऑप्शन है, इसको मैं पढ़ा देता हूँ कि ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस अगर दी है स्टेज पर तो उसको हम एक्सटेम्पोर नहीं कहेंगे। ठीक है, स्पोर्ट इवेंट, इसको भी एक्सटेम्पोर नहीं कहेंगे। अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट पर एक छोटी राइटिंग लिखी है, मतलब छोटा कुछ लिखा है छोटे तौर पर, तो वो भी इसका मतलब नहीं है। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रियर प्रिपरेशन और रिहर्सल। एक ऐसी स्पीच होती है जिसकी पहले से कोई तैयारी नहीं की गई हो। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि बब्बल इज अ ओल्डेस्ट मेंबर इन आर ब्लैक आइज क्लब। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको हिंदी बताना चाहूंगा कि ये बोलना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि बब्बल जो है ओल्डेस्ट मेंबर है इन आर ब्लैक आइज क्लब का। तो जो बब्बल है वो इनके जो ब्लैक आइज क्लब है उसका सबसे पुराना मेंबर है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एरर पता करनी है। ठीक है ना, तो अब आप इसमें ध्यान से अगर देखेंगे, या फिर मैं आपको सीधा ही इसका जो मेन पार्ट है जिसमें एरर है उसकी तरफ लेकर के चलता हूं मैं। और इसका जो रूल है, जो भी इसमें रूल लगा है जिसके कारण हम पता कर सकते हैं कि इसमें एरर है, तो वो ये है। देखिए अब आपको ध्यान देना है ओल्डेस्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो ये ओल्ड है, ओल्ड एक एडजेक्टिव होता है। ठीक, अगर एडजेक्टिव की हम सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहें तो हम उसमें क्या करते हैं, लास्ट में EST का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ओल्ड के साथ में अगर हमने EST का इस्तेमाल किया तो ये हमारी बन चुका है ओल्डेस्ट। ठीक, ओल्डेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री में हम इस एडजेक्टिव को पहुंचा चुके हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री का क्या रूल है, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इसने किया हुआ है, ओल्डेस्ट का इस्तेमाल किया है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा ए या एन का यूज नहीं करेंगे, हम वहां पर किसका यूज करेंगे, द। तो यही इसमें जो है प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम ए के बजाय द का इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला, ओल्डेस्ट मेंबर के बजाय क्या होगा, द ओल्डेस्ट मेंबर। तो यहां पर क्या होगा, ए के बजाय द हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, इसने ये एक सेंटेंस दिया है जो कि पैसिव वॉइस में है।
इसको क्या करना है, आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये इसका जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कैसे आप इसको चेंज करेंगे। तो मैं इसको आपको पहचानना बताता हूं मैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से सेंटेंस मतलब कौन से टेंस का जो है पैसिव वॉइस है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज प्लस थर्ड फॉर्म। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इज, आर और एम के साथ अगर हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो इससे जो पैसिव बनेगा वो हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो पैसिव होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। ठीक है, तो मैं इस बात को एक बार और रिपीट करता हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, फ्रेंच इज टॉट इन अस, सॉरी, फ्रेंच इज टॉट टू अस बाय मिस ग्लेन। तो यहाँ पर इसमें जो है ये बोलना चाहता है कि फ्रेंच मिस ग्लेन द्वारा हमें पढ़ाई जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। इज प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। अब आपको क्या करना है, इन चार ऑप्शनों में से जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको तो रोक लेना है, बाकी को जो है क्या कर देंगे आप, सीधे ही एलिमिनेट कर देंगे। इज प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज हम कहां पर करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये आंसर नहीं होगा। मिस ग्लैन टीच अस फ्रेंच, ये हो सकता है। ठीक है, मिस ग्लैन टीच अस फ्रेंच, सॉरी ये टीच है ये टीच है, पर हैं दोनों के दोनों हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही। ठीक है, अभी मैं फाइनल आंसर आपको नहीं बता रहा हूं, मैं पहले हम चार ऑप्शन के पास में चलते हैं। मिस ग्लैन टॉट अस फ्रेंच, देखिए टॉट का मतलब क्या है, ये टीच की क्या है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो ये क्या होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। और मैंने यहाँ पर क्या बताया है कि इज प्लस इज आर एम के साथ में अगर हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है तो वो हमारा पैसिव किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हम दो ऑप्शन जो है सीधे ही एलिमिनेट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, फाइनल डिसाइड करना है इन दो ऑप्शनों में से, ऑप्शन नंबर 2 और 3 में से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए मिस ग्लेन क्या है, एक फीमेल लेडी है, और फीमेल लेडी मतलब एक सिंगुलर पर्सन है। और अगर आपको पता हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस की साउंड हमें देनी पड़ती है। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, देखिए मिस ग्लेन एक सिंगुलर पर्सन है, मतलब एक सिंगल लेडी है, तो उसके साथ में यहाँ पर एस या ईएस की साउंड उसमें नहीं दी गई है। तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ऑप्शन 2 हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक, सॉरी 13 ही 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंटोनियम छाटना है। एंटोनियम छाटना है, किसका छाटना है, फंडामेंटल का एंटोनियम छाटना है। एंटोनियम का मतलब क्या है, अपोजिट वर्ड छाटना है। ठीक, तो आपको जो है अगर पता हो तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का आपने सुना होगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो देखिए ये आपने जो है जरूर कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज ये आपने जरूर पढ़ा होगा। लेकिन हम यहाँ पर इंग्लिश की बात करते हैं तो इसलिए इंग्लिश के बारे में ही बात करेंगे। ठीक, तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है न्यूट्रल, लिंक, इम्पैक्ट और लिस्ट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका आपको मीनिंग पता लग ही चुका है कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक। ठीक है, तो देखिए मौलिक। अब यहाँ पर क्या है, जो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, देखिए न्यूट्रल का मतलब ये है कि ना तो वो किसी की अच्छाई करता है ना ही किसी की बुराई करता है। ठीक है, तो मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है, ना किसी की तारीफ करता है ना ही किसी की निंदा करता है। ठीक है, तो वो क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हम इसको अगर हिंदी में एक शब्द देना चाहें तो इसको हम तटस्थ बोल सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। अब इसमें क्या है, लिंक। लिंक लिखा हुआ है, लिंक का मतलब क्या है, लिंक का मतलब होता है जोड़ना। ठीक, अब यहां पर जो है इसका मतलब है, फंडामेंटल का मतलब है मौलिक। ठीक है,
मौलिक और लिंक, लिंक का मतलब जोड़ना, तो ये तो इसका एंटोनियम नहीं होगा। ठीक। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। आजकल जो है आपने जो अभी आईपीएल चल रहे थे तो उसमें आपने जरूर देखा होगा कि उसमें बोलते थे कि इम्पैक्ट प्लेयर, है ना। इम्पैक्ट प्लेयर की कौन आज जो है भूमिका में है, तो इम्पैक्ट मतलब जो प्रभावी खिलाड़ी होगा, जो प्रभाव डालेगा मैच के ऊपर, तो ये। तो अब इसमें हम लास्ट में चलते हैं, इस लीस्ट का मतलब क्या है। देखिए, लिस्ट का मतलब है यहाँ पर, अगर हम इसको कहेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे, तो लिस्ट का मतलब होता है कम, कम से कम। और ये कम से कम लिस्ट है क्या? ये जो है हमारा, देखिए आपने जरूर लिटिल का नाम सुना होगा। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। ठीक। और ये तो है हमारा एक मतलब पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव। ठीक है। और लिटिल, अगर हम इसको जो है लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा बनेगा लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या होगा? ये सबसे कम है। ठीक। तो ये जो है लिटिल का या फिर फ्यू का, ये हमारा क्या है? सुपरलेटिव फॉर्म है ये लीस्ट। ठीक है। तो मौलिक का मतलब है ज्यादा, और इसका जो है मतलब है क्या है? लीस्ट का मतलब है कम से कम। ठीक है। मौलिक का मतलब बेसिक भी बोल सकते हैं, और ये क्या है? ये कम से कम है। तो इसका सही आंसर होगा लीस्ट। ठीक। तो वैसे भी जो है आपको अगर मैं बता दूं तो एंटोनियम और सिनोनियम तो आपको थोड़े से याद भी रखने पड़ेंगे। और इसमें जो है आप देख भी सकते हैं कि कोई भी ना तो ये इसके साथ में मैच कर रहा है, ना ये इसके साथ में मैच कर रहा है, ना ये इसके साथ में मैच कर रहा है। अगर थोड़ा सा मैच करता है तो यही मैच करता है लीस्ट, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आज मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो काफी लंबी हो चुकी थी, तो इसलिए मैं आज की वीडियो काफी छोटी रखने की कोशिश करूंगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है। देखिए, इसमें जो है हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक। और इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है। वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? जो इसको रिप्लेस करेगा, जो ये अंडरलाइन वर्ड है, ये पूरा का पूरा इसको कौन सा रिप्लेस करेगा? तो आप इसको थोड़ा सा सेंटेंस को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है। अदायशा वुड हैव बीन लुक्ड गॉर्जियस इन एथनिक अप्रैल, है ना, अपैरल। ठीक। तो ये इसमें बोलना चाहता है कि जो अदायशा है वो बहुत जो है गॉर्जियस लगती है ना, गॉर्जियस लगती इन एथनिक अप्रैल। जो हमारे जो ये परिधान था, एथनिक परिधान जो था, परिधान का मतलब ड्रेस, जो एथनिक ड्रेस थी वो उसमें बहुत अच्छी लगती, लेकिन वो लगी तो नहीं। ठीक है। ये तो क्या है? ये क्या है? एक केवल कल्पना ही तो है। अगर मान के चलो जैसे कि कोई भी है, उसको आप सोच ले अरे ये तो जो है बहुत सुंदर लगती, तो ऐसा लगती, लगती का मतलब है वो अभी लगी नहीं है, ये केवल एक, केवल और केवल एक इमेजिनेशन है। तो अगर हम काल्पनिक कंडीशन की बात करते हैं, देखिए मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये कंडीशनल सेंटेंस जरूर पढ़ने चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं भी इसको आपको बता दूंगा। ठीक है। अगर आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा जो सेंटेंस है ये है हमारा इमेजिनरी कंडीशन का। ठीक। तो अब इमेजिनरी कंडीशन में क्या करते हैं हम? इमेजिनरी कंडीशन कौन सी वाली? काल्पनिक, काल्पनिक शर्त जिसको हम बोलते हैं। तो काल्पनिक शर्त को बताने के लिए हम क्या करते हैं? वुड, एक मिनट में इसको हटा देता हूं, मैं साफ लिखता हूं। वुड, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है। हम क्या करते हैं, जो हमारी इमेजिनरी कंडीशन है, मतलब काल्पनिक कंडीशन है, उसको बताने के लिए वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब आप अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है? यहाँ पर बीन एक्स्ट्रा है। ठीक है। ये बीन को हमें हटा देना है, तो ये हमारा एक करेक्ट ग्रामेटिकल जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट बन जाएगा। तो हमारा जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब आप ऑप्शन में छांटिए कि वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म किस में है। क्या इसमें वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म है? ये भी नहीं है। वुड बी प्लस थर्ड फॉर्म है? नहीं। हमें वुड बी, वुड के साथ में बी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? वुड के साथ में हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वुड के साथ में अगर हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन वुड के साथ में यहाँ पर बी है तो ये ऑप्शन सही नहीं है। और वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म नहीं, वॉज नहीं चलेगा, हमारा जो है क्या होना चाहिए? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कौन से ऑप्शन में है? वो है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अगर देखिए आपको लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, मैं तेज बता रहा हूं, तो आप वीडियो को थोड़ा सा दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 16 की। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए आप जानते हैं कि ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें एक ये उल्टे सीधे लगाए हैं, जंबल्ड फॉर्म में दिए गए हैं। अब इनको क्या करना है, इनको एक सही ऑर्डर में लगाना है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं। फेल बिफोर मी, मेरे सामने गिर गया। अ कार्कस ऑफ एनिमल, है ना, एक एनिमल का शव। व्हेन सडनली, है ना, जब अचानक, है ना। माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। देखिए आपने जो है थोड़ा सा इसको समझा। मैं इसको अगर चाहूं तो इसको बड़े ही आसानी से बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इनको सीख भी लेके किस तरीके से करना होता है। तो देखिए अब इसको हमने पढ़ लिया, तो हमें क्या लगा। देखिए इस इन सभी का मीनिंग हमें पता लग चुका है। फेल बिफोर मी, मेरे सामने गिरा। और कार्कस ऑफ एनिमल, एक जो है जानवर का शव। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना चाहें तो इसमें भी दे सकते हैं। अ कार्कस ऑफ एनिमल फेल बिफोर मी। देखिए यहाँ पर बी का ए के साथ में क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, पेयर के साथ साथ इनका पूरा ही एक बार मीनिंग जरूर समझेंगे। तो देखिए अगर आप इसको चाहें कि पेयर के हिसाब से देख लें तो बी के बाद ए जरूर आएगा। बी के बाद ए इसमें है, बी के बाद ए इसमें है, बी के बाद ए नहीं, यहाँ तो ए के बाद बी है, तो ये हमारा गलत है। बी के बाद ए इसमें भी है। कहने का मतलब जो है अभी भी ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को देखना है कि इनमें से कौन से पहला आएगा, कौन बाद में आएगा। माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में क्या है, एक लॉजिकल पॉइंट, ये एक फ्रेज है जिसको आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। अगर आप इसको फ्रेज के तौर पर ना समझे तो भी इसको जो है समझना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। देखिए माई हार्ट स्किप्ड अ बीट का मतलब क्या होता है, वेरी सरप्राइज्ड। ठीक है ना, वेरी सरप्राइज, जब आदमी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाए। ठीक है ना, वेरी सरप्राइज्ड। ठीक है ना, वेरी सरप्राइज्ड, सॉरी, वेरी सरप्राइज्ड, या फिर वेरी एक्साइटेड हो, या फिर वेरी नर्वस हो, मतलब वो घबरा जाए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। समझ में आया? तो अब हम इसके बाद में चलते हैं। अब देखिए इसका मीनिंग आपको निकालना है। माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, मेरा जो है, मैं मतलब मेरा दिल जो है एकदम से क्या हुआ, घबरा गया, है ना। व्हेन सडनली, जब अचानक, है ना, जब अचानक। तो अब यहाँ पर इन दोनों में भी आपको जो है हल्का सा अगर ध्यान दे तो पेयर बन चुका है। पर यहाँ पर हमें एक बात बिल्कुल फाइनल हो चुकी है कि हमारा जो सेंटेंस है वो डी से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम इसका पूरा मीनिंग समझते हैं। मैं इसको पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, मेरा जो है दिल मतलब एकदम घबरा गया, मैं मतलब खुद घबरा गया, नर्वस हो गया। व्हेन सडनली, जब अचानक से। अ कार्कस ऑफ एनिमल, अचानक से ए कार्कस, कार्कस को बोलते हैं हम शव। जब एक एनिमल का शव फेल बिफोर मी, मेरे सामने गिरा। तो अब इसको आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं कि सबसे पहला जो है नंबर डी का होगा, फिर दूसरा नंबर जो है सी का होगा, फिर नंबर जो है ये बी का होगा, और लास्ट में जो है हमारा फाइनल कंक्लूजन देने वाला जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। तो हम इसको कहेंगे डी सी बी ए। डी सी बी ए कौन सा ऑप्शन है, डी सी बी ए ऑप्शन हमारा 4 है। यही इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो जरूर समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल एक स्पेलिंग का क्वेश्चन है। आपको जो है इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कस्तूरी एक्ट्स एज अ लाइसन लिएशन बिटवीन पेशेंट्स एंड स्टाफ। ठीक है ना, लिएशन, कस्तूरी एक्ट्स एज अ लिएशन बिटवीन पेशेंट्स एंड स्टाफ। तो इसमें जो है आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसकी करेक्ट स्पेलिंग पता है तो आप इसको कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है आपको डायरेक्टली बताना चाहूंगा कि इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर 3 में दी गई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी अगर आप समझना चाहें तो इसका मतलब होता है मेल, सॉरी एक मिनट, इसका मतलब होता है मेल जोल,
मेल जोल, ठीक है। जैसे जो है हम अपने आस पड़ोस में रखते हैं मेल जोल, या फिर हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं संपर्क, ठीक है ना। तो ये इसका मीनिंग है। इसमें कुछ समझाने लायक जैसा ऐसा कुछ है नहीं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, आइए पढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव। देखिए एक्टिव पैसिव के जो है इसमें दो सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे, दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पहले वाला आया था, उसमें क्या था, एक पैसिव दिया गया था, उसको आपको जो है एक्टिव में कन्वर्ट करना था। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक एक्टिव दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, विल के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म का यूज है तो ये हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट ये हमारा किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम किस चीज का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का। ये कब है, जब सेंटेंस हमारा क्या होगा, एक्टिव में होगा, ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं हम, अगर हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको उसमें उसका ही सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, ठीक। अगर आपको पूरा समझना है, पूरी जो है एक्टिव पैसिव की जो है पूरी डिटेल्स जाननी है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है। तो अब पैसिव को हम कैसे बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनाएंगे, इसमें विल तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी यूज करेंगे, और उसके बाद जो भी हमारी मेन वर्ब होगी उसका हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव फॉर्म होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप जो है एक्टिव तो देख ही चुके हैं, एक्टिव देख चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। पैसिव में आपको बता चुका हूं कि कैसे बनेगा, विल के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो अभी आपको क्या करना है, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो उन ऑप्शन को तो आपको रोकना है, बाकी अगर इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन है तो उसको आप क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, विल के साथ में बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये ऑप्शन रुका रहेगा। विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि हमें तो एक्टिव से पैसिव बनाना है। और मैं आपको बता चुका हूं कि विल के साथ में बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो तभी पैसिव बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विल बी थर्ड फॉर्म हो सकता है, इसको हम देखते हैं बाद में कि क्या होगा। द पोएम इज रिसाइटेड, इज रिसाइटेड, इसके साथ में थर्ड फॉर्म ऐसे जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर केवल और केवल दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन नंबर ए सॉरी 1 और ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 और 3 में से एक हमें छांटना है। अब आपको क्या पहचानना है, जब भी हम कभी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो विल रिसाइट, जो हमारी यहाँ पर मेन वर्ब होगी, उस मेन वर्ब के तुरंत बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, वही जब हम इस एक्टिव को पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे तो वो उस पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सेंटेंस होगा पैसिव वाला, उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, द पोएम उसका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इसका सब्जेक्ट द पोएम है, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है, बाय चाइल्ड पोएम। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो देखिए ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं मैं, जिसमें अगर आपको पूरी भी जानकारी नहीं है पर फिर भी आप जो है उसका करेक्ट आंसर निकाल देंगे। यही एसएससी को पास करने का मूल मंत्र होता है, कि ज्यादा डिटेल्स भी कई बार अगर नहीं समझ आ रही हैं तो हम उसको कैसे उसको आंसर निकाल के देंगे। तो ये हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, इसको ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर गिवन, एक मिनट थोड़ी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर देखिए जंबल्ड ऑर्डर में दिए गए हैं, ये आप जानते हैं कि इसमें क्या होना है, ठीक है। ये PQRS वाला सेंटेंस है, इनको एक सीक्वेंस में लगाना है जो कि सही हो। तो आइए पढ़ते हैं, सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर जो है ये हमने पढ़ लिया है, लेकिन हमें क्या करना है, अब इनों को हमें
ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं ए बी सी डी, इनको हमें एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको क्या मैं हिंट बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या हिंट बताने वाला हूँ मैं। इसमें बड़ा ही आसान हिंट है। देखिए अगर आप जो है जो ग्रामर के रूल हैं वो आप कर चुके हैं, तो आपने जो है जरूर देखा होगा कि नॉट ओनली डैश डैश और बट ऑल्सो। ठीक है, जब हम यूज करते हैं इस पेयर का नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली का हम सेंटेंस के मतलब पहले हिस्से में यूज करते हैं और बट ऑल्सो का यूज हम करते हैं सेंटेंस के दूसरे हिस्से में। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा है आपको, नॉट ओनली। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि अगर आप नॉट ओनली देखते हैं तो सेंटेंस में जो है जरूर बट ऑल्सो भी मिलेगा ही मिलेगा। तो नॉट ओनली ये है और बट ऑल्सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो, तो ए के बाद डी आएगा, है ना। नॉट ओनली इन एंग्लो अमेरिकन अकेडमिया बट ऑल्सो इन द थर्ड वर्ल्ड सेंचुरीज। तो नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आएगा, देखिए ए के बाद डी आएगा। अब आपको क्या करना है, ए के बाद डी ढूंढना है। ए के बाद डी यहाँ पर है, ए के बाद तुरंत डी होना चाहिए, है ना। ए के बाद डी तो है यहाँ पर लेकिन तुरंत बाद नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं और इसके अंदर इसमें ए के बाद जो है यहाँ पर डी तो है, लेकिन इसके बीच में तो कितने हैं हमारे, बी और सी भी आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट में जो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है ए सी ए डी बी सी, ए के बाद में यहाँ पर डी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 4 में से एक हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा सीक्वेंस में लगाएंगे। अब समझते हैं, देखिए हाउएवर ऑन द लिटरेचर, अब इनको क्या करना है सीक्वेंस, ऑन द लिटरेचर ऑफ थर्ड वर्ल्ड हाउएवर आर अ कॉमन फेलियर ऑफ द लिटरेरी थ्योरी प्रैक्टिस्ड नॉट ओनली इन, देखिए यहां पर आप थोड़ा सा समझेंगे कि प्रैक्टिस्ड नॉट ओनली इन एंग्लो अमेरिकाना एंग्लो अमेरिकन अकेडमिया बट ऑल्सो। तो कहने का मतलब देखिए यहां पर सबसे पहला सेंटेंस हमारा जो है वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में सी होगा, बी के बाद सी होगा, बी सी, उसके बाद फिर क्या होगा, नॉट ओनली वाला होगा, फिर होगा बट ऑल्सो वाला। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी सी ए और डी। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैंने जो है इसमें बाद में आपको जो चीजें बताई हैं वो तो बाद की बात है, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप जो है देखेंगे कि नॉट ओनली ऐसा जो है तुरंत तो आ नहीं जाएगा, तो आप जो है सोचेंगे कि यार इसके तुरंत, देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर नॉट ओनली तुरंत तो आ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो जो है जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में होगा ही होगा। तो वो हमारा शुरुआत होगा अकेडमिया ऑन द लिटरेचर छोड़ते हैं, खैर इसको जो है ज्यादा टाइम मिल जाएगा फिर। तो अब इसको समझ में आ चुका है, ए के बाद में डी आएगा, ये हमारा जो है एक पेयर बन रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये हमारी जो है आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें क्या दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। यहाँ पर आपको क्या छांटना है, सिनोनियम। सिनोनियम्स का मतलब है जिनका मीनिंग सेम हो। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि रिसेंटमेंट का मतलब क्या होगा। तो देखिए जिसको नहीं पता है मैं आपको उनको बताना चाहूंगा कि रिसेंटमेंट का मतलब होता है क्रोध। ठीक है ना, क्या होता है, क्रोध। क्रोध मतलब गुस्सा, एंगर। तो अब देखिए रिसेंटमेंट मैंने बोल भी दिया है, क्रोध, गुस्सा, एंगर, इंग्लिश में हम एंगर बोलते हैं ना, गुस्सा जो है, क्रोध, इन सब को। तो हमारा एंगर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक, देखिए इसमें मैं आपको जो है एक हल्की सी टेक्निक भी बताना चाहूंगा जो एसएससी यूज करते हैं अपने जो एग्जाम्स में। और अगर इस टेक्निक को आप लगाएंगे तो आपको जो है ये चीज मतलब पता लगेगी कि हाँ मैंने एक चीज सही बताई। तो आपको क्या मैं बताने वाला हूँ, जो सेम मीनिंग वाले हमारे वर्ड होंगे ना, जैसे कि हैप्पीनेस, ये भी जो है एक तरीके से पॉजिटिव वर्ड है। कामनेस,
ये भी एक तरीके से देखा जाए तो पॉजिटिव वर्ड है। या फिर ऊपर हैप्पीनेस और कामनेस को अगर देखें हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो ये लगभग जो है एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड हैं। तो कभी भी अगर इस तरह के शब्द मतलब इस तरह के वर्ड अगर आपको ऑप्शन में दिए गए हैं तो वो ऑप्शन जो है नहीं आपको सिलेक्ट करना है। अगर ये मैं उस सिचुएशन में बता रहा हूँ जब आपको आंसर नहीं पता है। अगर आपको आंसर पता है तो फिर आपको जो है तुक्का नहीं मारना है, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं पता है तो ये आप ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। जो सेम मीनिंग वाले हैं उनको आप जो है एलिमिनेट कर देंगे। सॉरी, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रिलैक्सेशन, तो ये भी एक ऐसा ही वर्ड है जिसमें शांति जैसी फीलिंग है। हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन मतलब शांत। ठीक, तो ये तीनों जो है लगभग क्या है, एक जैसे से हैं, मिलते जुलते वर्ड हैं। अगर दो ऑप्शन जो है हमारे अगर इसको ना भी लें तो ये तो दोनों हमारे मिलते जुलते लग ही रहे थे। तो मिलते जुलते जो वर्ड है उनको आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो इनका अलग है, जो थोड़ा इनसे हटके है, उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे तो अधिकांश जो है आपका आंसर वही होगा। लेकिन मैं आपको एक बार फिर दोबारा से बताना चाहूंगा कि ये ट्रिक केवल उन लोगों के लिए है जिनको तुक्का मारना है। जिनको तुक्का नहीं मारना है तो वो इसको बिल्कुल भी ट्राई ना करें। ठीक है, देखिए अब मैंने जो है जो मुझे बताना था वो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन मैंने जो है आपको क्या दिया है, एक होमवर्क भी दिया है ना, क्योंकि मैं आपके साथ में मेहनत कर रहा हूँ तो अब आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है। और ये आपके लिए जो है बहुत ही मतलब बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप मेरी इन वीडियो को देखेंगे तो इसमें जो है आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके का एसएससी का पैटर्न है और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको जो है आपकी स्क्रीन पर रोका है काफी देर तक। तो ये हमारा है एक पैसेज, सॉरी पैसेज नहीं है, ये क्लोज टेस्ट वाला पैसेज है। तो अब इसमें क्या करना है, मैं आपको केवल और केवल देखिए, इसको आप जो है इसको वीडियो को पॉज कर लेना, इसको आपको पूरा जो है पढ़ना है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नीचे इनके आंसर क्या होंगे। अगली जो वीडियो बनाऊंगा मैं केवल जो है इनके आंसर ही बताऊंगा, ये करना आपका काम रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 को आप जो आपको क्वेश्चन जब छांटना है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन नंबर 23 है ना, 23 भी है। अब जब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है तो वीडियो पॉज कर लेना। तो अगली वीडियो में मैं इनका जो है सभी का आपको आंसर बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर था, करेक्ट आंसर था। ठीक है, 23 का भी आप देख सकते हैं। अब हमारा है 24, वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये है हमारा लास्ट वाला 25। ठीक, तो ये हमारा जो है ये एक पूरा कंप्लीट सेट हो चुका है। ये मैंने आपको देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं मैं कि डेट कौन सी वाली डेट का ये पेपर था। ये था हमारा एसएससी सीएचएसएल। देखिए मैंने इसकी जो है इस एग्जाम के सारे इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन है A to Z सारे करा दिए हैं, उनके बारे में अच्छे से समझा दिया है। तो ये हमारा पेपर था 2 अगस्त 2023 की शिफ्ट फर्स्ट वाला। अब मैं जो अगली नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें हमारा होगा इसी डेट का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं इंग्लिश के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। सॉरी, आज के लिए बस केवल इतना ही मैं रखता हूं। अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और जो भी आपके दोस्त हैं अपने फ्रेंड्स को उनको शेयर भी करना है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।